हेलो, कैसे हो आप सब। तो आज है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर 9। धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ते हुए हम लोग आज का हमारा मेन कॉन्सेप्ट है दो। हमने कमियां पढ़ी थी, किसकी कमियां? बोहर की। आपकी नहीं ना, मेरी। बोहर की कमियां पढ़ी थी ना। तो बोहर की कमियां में लास्ट में मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे, यहां पे लिखा था, अगर आपको याद हो तो। क्या लिखा था लास्ट के 2 पॉइंट? सर हमें याद नहीं रहता। हाँ, हम बताते ना। हाइजेनबर्ग के साथ का कॉन्ट्राडिक्शन था, और एक तो डी ब्रोगाय था। उसके उसने कुछ तो प्रूफ दिया था, mv(r=nh/2π). तो आज का हमारा मेन यही 2 बातें हैं। चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आई होप आप सब प्रॉपर नोट्स बनाते रहोगे, और प्रॉपर अगर नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज आपके ये कवर होता है। मच्छर कहां से आ जा रहे हैं भाई साहब। चलो बोलोगे सर आप कैसी कैसी बातें करते हो लेक्चर के बीच में। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है हमसे? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं HUP, हप। HUP। तो किसके सम्मान में 1-2 लाइन लिख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू HUP, it is impossible to measure simultaneously the exact location according to HUP, it is impossible to measure the exact location and exact momentum of any particle which is as small as electron। देखा, आ गया वर्ड, यानी कि माइक्रोस्कोपिक की बात हो रही है यहां पे, छोटे छोटी चीजों की। तो अगर माइक्रोस्कोप यानी कि छोटी चीजें होती, माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। तो इलेक्ट्रॉन जितना कोई भी छोटा पार्टिकल रहेगा, उसका आप एग्जैक्ट लोकेशन और एग्जैक्ट मोमेंटम फाइंड नहीं कर सकते। लोकेशन का मतलब होता है पोजीशन, मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी। वही होता है कि हाँ, आपने वही तो बताया था ना आपको एग्जांपल। ठीक है, अब मोमेंटम की बात कर लेते। तो मोमेंटम क्या होता है? P इज इक्वल टू मोमेंटम, यही तो होता है। P तो होता है मेरा मोमेंटम। एक सेकेंड ना, मोमेंटम, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? mv। x क्या होता है मेरा? x होता है पोजीशन, डेल्टा पी की भी बात कर लेते तो यहां पे डेल्टा पी जो होगा वो होगा अनसर्टेनिटी स्पेलिंग भाई साहब, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। और डेल्टा एक्स क्या होगा? वो होगा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। मेरे प्रॉपर नोट्स है, अब देख लीजिए, जैसे मैंने बनाए थे आप भी कोशिश करिए ऐसे ही बना के इसको ही रीड करते रहिए 4-5 बार, आपका मस्त पूरा सेट हो जाएगा। यही बात बताई थी। अच्छा, जब उसने बताया तो उसके बाद उसने एक फॉर्मूला डिराइव किया। क्या डिराइव किया? एक फॉर्मूला। अब उसने ये बोला कि अगर मेरे को मिनिमम एरर चाहिए, डेल्टा पी क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, डेल्टा एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी पोजीशन। अब यहां पे हम एरर्स की बात कर रहे हैं, अगर आपको पता हो तो डेल्टा पी, डेल्टा एक्स, ये सब क्या होता है? एरर होते हैं। तो अगर मेरे को मिनिमम एरर चाहिए, एकदम कम एरर,
लगभग ना के बराबर, तो भी कितना एरर आएगा वो हम बताने जा रहे हैं। तो डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स, ये अगर मेरे को मिनिमम चाहिए तो भी मिनिमम वैल्यू जो इसकी आएगी वो आती है h अपॉन 4 पाई। ये मिनिमम एरर है, इससे कम और आपको एरर मिलेगा ही नहीं। इससे ज्यादा एरर मिल सकता है लेकिन इससे कम आपको मिलेगा ही नहीं। ये होता है मिनिमम एरर h अपॉन 4 पाई, h अपॉन 4 पाई। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर मोमेंटम की बात करूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। मेरे को पता है डेल्टा पी क्या होगा, डेल्टा एम वी। मोमेंटम क्या होता है, एम वी, तो डेल्टा यहां पे भी डेल्टा, तो यहां से क्या आ जाएगा डेल्टा एम वी डॉट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है सर, ये तो बता दिया। अगर आपको थोड़ा बहुत मेरा फर्स्ट लेक्चर याद हो तो आपको मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स होता है। फिक्स होता है मतलब इलेक्ट्रॉन का कुछ तो मास होता है। तो यहाँ पे मास तो एक तो चेंज होगा नहीं, उसमें कोई बदलाव होगा नहीं। बदलाव किसमें होगा, पोजीशन में और उसकी वेलोसिटी में। वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तभी तो मोमेंटम में चेंज हो रहा है। समझे नहीं, देखो देखो देखो, P इज इक्वल टू एम दे रखा है, बराबर। इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, आप लिख दो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोमेंट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर मेरे को इसमें थोड़ा भी बदलाव मिल रहा है, थोड़ा भी मोमेंटम में बदलाव मिल रहा है, तो वो सिर्फ किसकी वजह से मिल सकता है, दो रीजन की वजह से मिल सकता है। कौन से, या तो मास की वजह से मिलेगा या तो वेलोसिटी की वजह से मिलेगा। अब इलेक्ट्रॉन का मास तो फिक्स होता है, आपका हम सबका मास अभी तो फिक्स चल रहा है ना, तो वैसे इलेक्ट्रॉन का मास तो फिक्स होता है। तो जो मोमेंटम में एरर आएगा, क्या वो मैं कह सकता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किससे, वेलोसिटी के। तो मतलब अगर वेलोसिटी में बदलाव है तो मोमेंटम में बदलाव है। ठीक वैसा ही यहां पे अगर मास फिक्स है तो वेलोसिटी में बदलाव रहेगा। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, मास को बाहर निकाल लो, ये हो जाएगा डेल्टा वी डॉट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। एम को इधर भेज दो तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा वी डॉट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। आपके टेक्स्ट बुक में एम नहीं लिखा है, सीधा एम को गायब कर दिया, उन्होंने एम को इसके अंदर डाल दिया। तो ये लोगों ने क्या किया पता है, डेल्टा वी डॉट डेल्टा एक्स प्रोपोर्शनल टू एच बाय 4 पाई। ये क्वेश्चन आपको बना के दे दिया कि मास तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इसमें डाल दो तो क्या आ गया, प्रोपोर्शनलिटी साइन। ऐसा ये मत पढ़ना, मैं फैक्ट बता रहा हूं, ये कतई नहीं पढ़ना। कौन सा पढ़ो, जो मैं लिखवा के दे रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं सही, अब 100 जगह से पढ़ लो, चाहिए तो सब जगह यही आपको बताएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है। आपकी टेक्स्ट बुक एक अलग मिस्टीरियस वे में खेलती है, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक जो भी होती है वो, तो ये ध्यान रखना। ये फॉर्मूला आ गया, आपको ये याद करना है, डेल्टा वी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। ये याद नहीं है तो ये याद कर लो, डेल्टा पी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, डेल्टा पी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, डेल्टा पी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। खत्म हो गया यार, क्या ही था इसमें। करो नोट करो नोट करो नोट करो नोट करो, फटाफट करो, नोट करो नोट करो। ठीक है, हमारी मार्करवा गिरती जा रही है, लिख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। हाइजेनबर्ग खत्म, इतना ही था हाइजेनबर्ग, इतना ही था। चलो फिर सर अब आगे क्या पढ़ाएंगे, अब आगे हम ये पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे बताओ। आपकी टेक्स्ट में एक और चीज दे रखा मैं बता देता हूं, ना बोलो कि सर ये नहीं बताया आपने। हाँ, डेल्टा वी डॉट डेल्टा एक्स, ये मैंने लिख दिया ना यहाँ पे मिनिमम, मतलब आप समझ रहोगे कि इतना हो सकता है या इससे ज्यादा हो सकता है, मतलब ग्रेटर देन या इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ये दे रखा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। यहां पे मास लिखना है तो आप लिख लो, लिखो ही, मैं तो बोलता हूं। ठीक है, अब ये लोगों ने यहां पे मास नहीं लिखा तो यहां लिखा रहेगा, तो इस प्रकार से कुछ रहेगा, बस यही है, इधर आके डिवाइड होगा ना, बस ये चीज। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या, एच अपॉन 4 पाई। मिनिमम इतना है, इससे कम हो ही नहीं सकता, मिनिमम इतना, इससे कम हो नहीं सकता, इससे ज्यादा हो सकता है, इतना हो सकता है, इससे कम नहीं। जैसे कि वो होता है ना, 1 लीटर दूध में 1 लीटर दूध ही आएगा, उससे कम नहीं आ सकता, उससे ज्यादा थोड़ा 2-3 बूंद आ सकता है, लेकिन उससे कम नहीं आ सकता। मतलब 1-2 ml, 1-2 ऐसा 10-15 ml वैसा आ सकता है, लेकिन उससे कम नहीं आएगा, क्योंकि वो नाप के ही देते हैं बरोबर एग्जैक्ट ऐसा। ठीक है भैया, नोट कर लिया। चलो
अब बात कर लेते हैं हम लोग डी ब्रोगाई के बारे में भी। क्या कह रहा है हमसे डी ब्रोगाई? देखो नया नया दस्तर लाए हम आपके लिए। हमारी नानी यहाँ पे आई थी तब ये दस्तर बना के गई है। ऐसे 5-6 दस्तर बना के गई है, पूरा हमारा मस्त एकदम। नानी भी एक अलग ही होते हैं ना, मतलब आपका जिंदगी आसान करके चले जाते हैं। लो बोलो, और ना भी मेरे को कपड़ा ढूंढना पड़ता है, कपड़ा किधर है, कपड़ा किधर है। बोलो क्या मस्त दस्तर बना के गई है। इसके पहले वाला भी आपने देखा रहेगा, एकदम मस्त दिख रहा था ना, लाल लाल वेलवेट वाला बना के गई है नानी। अब बात करते हैं अब कॉन्सेप्ट ऑफ डी ब्रोगाई। कॉन्सेप्ट ऑफ डी ब्रोगाई क्या कहता है हमसे? कॉन्सेप्ट ऑफ डी ब्रोगाई, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमने पढ़ा था कि हाँ लाइट के दो नेचर होते हैं, एक तो होता है पार्टिकल नेचर, एक होता है वेव नेचर। वेव नेचर हम सबको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती है। और पार्टिकल नेचर किसने दिया था? प्लैंक ने दिया था। प्लैंक ने क्या बोला था? छोटे छोटे पुड़ियों में आती है। ठीक उसी तरह इलेक्ट्रॉन का भी दोगला नेचर है। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल में भी ट्रैवल करता है, मतलब ऐसे गोल गोल भी घूमता है, और वेव के फॉर्म में भी गोल गोल घूमता है। तो इलेक्ट्रॉन का भी दो नेचर है, एक तो पार्टिकल नेचर, दूसरा वेव नेचर। सर ये सब क्या है भाई? देखो यही तो है साइंस, यही तो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये तो पढ़नी है कि इलेक्ट्रॉन के भी दो नेचर है। कितने? दो नेचर। सबसे पहला पार्टिकल नेचर, अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, रुदरफोर्ड, बोहर, अपना फिर और क्या नाम है, थॉमसन बबुआ, वो सब ने क्या बताया? पार्टिकल नेचर। डी ब्रोगाई जैसे ही आया उसने बोला कि ना बबुआ, पार्टिकल नेचर तो है ही, साथ में उसका वेव नेचर भी है। ये है असली फिजिक्स, ये है असली केमिस्ट्री। फिजिक्स में इसलिए बार बार बोल रहा हूं बिकॉज ये सब फिजिक्स से, मतलब सब फिजिक्स के फील्ड से थे ये सब, और इन्होंने इतना सब रिसर्च कर लिया है। और इनका नाम केमिस्ट्री में क्यों है? बिकॉज वो चैप्टर किसमें इंक्लूड है? केमिस्ट्री में। फिजिक्स में भी है चैप्टर, लेकिन आपको 12वीं में आएगा, जब आप बुजुर्ग होगे ना तब उसमें आपको चैप्टर ही है पूरा। आपने अगर नाम वाम सुना रहेगा, डुअल नेचर ऑफ मैटर, डुअल नेचर ऑफ मैटर, तब आप ये सब पढ़ोगे, वापस पढ़ोगे आप ये सब। तो अभी के लिए इतना पढ़ लो। तो अकॉर्डिंग टू, लिख लो कुछ बातें, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगाई द नेचर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन the nature of an electron moving around the nucleus is like a wave, is like a wave that flows in circular orbit around the nucleus. अराउंड द न्यूक्लियस, ये कह के चला गया कौन? हमारा डी ब्रोगाई। तो यहां से एक बात निकल के आती है कि इलेक्ट्रॉन हैज डुअल नेचर। इलेक्ट्रॉन हैज डुअल नेचर। क्या डुअल नेचर है? सबसे पहला नेचर है उसका पार्टिकल नेचर, और दूसरा है वेव नेचर। पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। अब वेव है तो आपने पढ़ा रहेगा, वेव में क्या होता है? वेवलेंथ होता है, राइट। वेव है तो आई कांटेक्ट ज्यादा नहीं हो पा रहा होगा, रीजन ये है कि बोर्ड में मेरे को लिखना ही बहुत सारा है, तो आप ध्यान से सुनते रहिए, समझते रहिए। क्या मैं कह रहा था? हाँ, वेव की बात कर रहा था। तो वेवलेंथ क्या होता है? हाँ, वेव है तो उसका क्या रहेगा? वेवलेंथ रहेगा। तो वेवलेंथ को हम लोग किसे नोट करते हैं? वो लैम्बडा उल्टा 7 उल्टा एल जो हम पढ़ रहे थे ना, हाँ उसे नोट करते हैं। तो यहां पे जो वेवलेंथ आती है वो आती है, वेवलेंथ ही आती है, वेवलेंथ ही आती है लैम्बडा। लेकिन ये वेवलेंथ किसने दी थी? डी ब्रोगाई। इसके लिए उसकी नाम से दे दिया, डी ब्रोगाई वेवलेंथ। डी ब्रोगाई वेवलेंथ। बहुत दूर हो गया क्या?
उसने दिया था इस क्लास का नाम क्या है, डी ब्रोगाई। डी ब्रोगाई वेवलेंथ जो एसोसिएट होती है, इसका रिलेशन इसने दिया था कि लैम्बडा प्रोपोर्शनल होता है 1 मोमेंटम के, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किससे, मोमेंटम से चलता है। लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किससे, मोमेंटम से। अब बचपन से आपको एक बात सिखाई गई है, नहीं सीखी तो अभी आप सीख लो, आपका ये बचपन ही है, और जो 12वीं होगी क्या होगा, बुढ़ापा होगा। तो अभी से जान लो, प्रोपोर्शनैलिटी जब जब आएगी उसको हटाने के लिए इक्वल टू अगर मेरे को डालना है तो वहां पे आएगा एक कांस्टेंट। कौन आएगा, एक कांस्टेंट। तो यहां पे अगर मेरे को प्रोपोर्शनैलिटी हटानी और इक्वल टू डालना है तो ये आएगा एक कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं h/p। सर ये h सुना सुना क्यों लग रहा है, वही है प्लैंक कांस्टेंट, वही है। अच्छा, मोमेंटम क्या होता है मेरा, h/mv। ये रिलेशन दिया था किसने आपको, क्या नाम है अपना, ये डी ब्रोगाई ने। ये रिलेशन साइंटिफिकली, आई मीन टू से सॉरी, मैथमेटिकली और एक्सपेरिमेंटली दोनों जगह से प्रूव है। एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था डेविसन और जर्मन ने, नाम है लोगों के, कंट्री नहीं है, डेविसन और जर्मन ने। और मैथमेटिकली प्रूव है आइंस्टाइन और क्वांटम थियरी से। आइंस्टाइन और क्वांटम थियरी से कैसे प्रूव होता है नहीं जानना, बस होता है, ठीक है। आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि इट इज एक्सपेरिमेंटली प्रूवन बाय डेविसन एंड जर्मन एंड मैथमेटिकली इट इज प्रूवन बाय आइंस्टाइन एंड क्वांटम थियरी। मतलब आइंस्टाइन की जो इक्वेशन थी ना, E इज इक्वल टू mc², और क्वांटम थियरी की जो इक्वेशन रहेगी उससे प्रूव है ये वाली बात। आपको बस ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में रखने के लिए बता दिया मैंने, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब मैंने आपको बताया था कि उसका था कमी, किसकी कमी थी, वो mvr इज इक्वल टू nh/2π के हमारा बोहर भाई साहब उसका कोई लिखित में प्रमाणित नहीं दे पाया था, तो उसका प्रमाणित दिया था डी ब्रोगाई ने। आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन क्या करें, बता दे क्या, मन तो कर रहा बता देते हैं, चलो फिर बता ही देते हैं। पहले नोट कर लो इतना, चलो फटाफट कर लिया। चलो ज्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं क्या, इधर ही बता दूं क्या, नहीं छोड़ो, लिखवा ही देते तुम लोग को अच्छे से, लिखो। जरा रफ्तारे आगे पीछे रिलेशन ऑफ डी ब्रोगाई विथ बोहर्स मॉडल। ऊपर हैंड राइटिंग खराब आई है, नहीं जानना, मतलब वो नहीं जानना, इसके नीचे जो लिखवाएंगे वो ध्यान रखना है। सर क्या लिखवाने वाले इसके नीचे, पढ़ते चलो। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगाई, according to de Broglie, an electron can revolve मेरे नोट्स उसमें से आपको मैं बता रहा हूं, an electron can revolve in a particular shell, an electron can revolve in a particular shell in which the circumference of the shell, हाँ सर अब थोड़ा मेरे को अच्छा लग रहा है, सर्कमफ्रेंस लेके आओ, कुछ एरिया वेरिया लेके आओ तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगे पढ़ने में। सर्कमफ्रेंस ऑफ द शेल, circumference of the shell is equal to the nth multiple of wavelength lambda of lambda। ये क्या लिखवा दिया सर, को समझ में नहीं आ रहा है, अब बताते हैं। यहां पे n की वैल्यू क्या है, n इज इक्वल टू शेल नंबर, और डी ब्रोगली के हिसाब से बात कर रहे हैं, डी ब्रोगाई के बाद हिसाब से बात कर रहे हैं, तो n क्या है, शेल नंबर और नंबर ऑफ वेव्स।
सर अभी भी नहीं आ रहा है, कोई नहीं बबुआ, हम बताएंगे, आप सांस ले लो, जैसे ये खत्म होगा ना तब देखना, ठीक है। और n की वैल्यू हम सबको पता है क्या होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो यहां पे ये कह रहा है कि n इज इक्वल टू 1 है। अब सरकमफ्रेंस, सर सरकमफ्रेंस मेरे को आता है सर, क्या होता है सर्कल का सरकमफ्रेंस, 2 पाई r होता है। बहुत बढ़िया, तो यहां पे अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 2 पाई r1। r1 क्यों लिखा सर, बिकॉज कौन सा ऑर्बिट की बात हो रही है, फर्स्ट ऑर्बिट की, इसके रेडियस भी क्या होगा, r1, किसके बराबर आएगा, 1 लैम्बडा। n इज इक्वल टू 2, 2 पाई r2 किसके बराबर आएगा, ये 2 लैम्बडा। फिर n इज इक्वल टू 3 की बात हो रही है, तो 2 पाई r3 कितना आएगा, 3 लैम्बडा। चलो समझते हैं, जैसे कि मान लो ये न्यूक्लियस है और ये उसका ऑर्बिट है, हम बात कर रहे हैं अभी रेडियस 4 की, रेडियस 4 की, तो उसमें कितनी वेवलेंथ आएगी, r4 है, मतलब 4 टाइम्स ऑफ वेवलेंथ आएगी। इसका मतलब आसान शब्दों में 4 वेव बनेगी। कितनी वेव बनेगी, 4। अगर पहला होता तो कितनी वेव बन रही है, 1। दूसरा होता कितनी वेव बन रही है, 2। तीसरा होता 3। 4 है तो 4, 5 है तो 5, ठीक है। जो शेल है उसकी हिसाब से बात कर रहे हैं। ये हमने बात किया कौन सा, चौथा शेल, n इज इक्वल टू 4 की बात हो रही है, तो चौथे शेल में कितने वेव्स बनेगी, 4। तो पहले बना लेते हैं, तो 4 वेव्स कैसे बनेगी, अब बनाते हैं फटाफट एकदम। तो ये हो गई 1, ये हो गई 2, ठीक है, फिर ये हो गई 3 और ये हो गई 4। देखो ऐसे, फिर ड्राइंग मेरी खराब है लेकिन आप देख सकते हो ना आसानी से। अब उसने ये बोला, किसने, हमारे ये डी ब्रोगाइन ने, कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगाइन इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन अ पर्टिकुलर शेल इन व्हिच सर्कमफरेंस ऑफ द शेल इज इक्वल टू द nth मल्टीपल ऑफ लैम्बडा। चलो क्या सर, क्या बोल के चले गए इतना फटाफट, हम तो 2x में देख रहे थे। तो यहां से यहां तक मैंने आपको बोला था वेवलेंथ होता है एक, या तो हाइट, डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस एंड क्रेस्ट, तो ये क्रेस्ट ही है, या तो यहां से यहां ले लो, आपकी मर्जी। तो मैंने वहां से वहां लिया। वो ये बोला कि लाल लाल लाल, ये जो होगा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बराबर होगा इसके एसोसिएट कितना है का सरकमफ्रेंस, ये वाला, ये देखो ये इसके हिसाब से उसने ये बोला कि ये जो वेव है एक, ये वेव का लेंथ कितना है, उसके सरकमफ्रेंस का उतना हिस्सा, जहां पे वो वेव खत्म हो रही है, ये यहां से यहां तक इतना एरिया, और ये वाला बराबर है, ऐसा उसने बोला। किसने, डी ब्रोगाइन ने। अब जैसे ही उसने ये बोला, तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं, 2 पाई r4 इज इक्वल टू कितनी इसमें वेव बनी है, 4, तो यानी कि 4 लैम्बडा। तो यहां से कंक्लूजन निकालते हैं, क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि 2 पाई, इधर नहीं, इधर इधर इधर, 2 पाई rn कितना हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ लैम्बडा। जितना रेडियस होगा उतना टाइम्स वो होगा, बरोबर। जिस शेल में घूम रहा होगा उतनी उसमें वेव्स बनेगी। अगर 100वें शेल में घूम रहा है तो उसमें 100 वेव्स बनेगी। इसमें चौथे में घूम रहा था, इसके लिए 1, फिर यहां से 2, देखो 1, यहां से यहां तक 1, फिर यहां से यहां तक 2, फिर यहां से यहां तक 3, और यहां से यहां तक 4 बन गई। अब ये उसने एक और रिलेशन दे दिया, और इसका एक और रिलेशन क्या था, क्या था मैं भूल गया, सच में भूल गया, क्या था, लैम्बडा इज इक्वल टू h बाय mv, यही था मेरे ख्याल से, h बाय mv। इन दोनों को जरा कंबाइन करते हैं, मतलब यहां पे लैम्बडा की जगह पे ये वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2 पाई rn इज इक्वल टू n h बाय mv। अच्छा, अब क्या किया जाए सर, h बाय mv। इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, एक काम करते हैं, मास को इधर भेजते हैं और इसको भी इधर भेजते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई rn mv इज इक्वल टू nh आ गया। अब ये जो 2 पाई उसको उधर भेज दो, तो mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। ओ भाई साहब,
दिखा, बोहर ने यही तो देके गया था, लेकिन उसके पास इसका लिखित में प्रूफ नहीं था। लिखित में प्रूफ किसने दिया? डी ब्रोगाई ने दिया। क्या देख रहे हो बोहर का दिमाग? MVR इज इक्वल टू NH2, हाँ यहां पे N लिख लो, NH अपॉन 2 पाई। कुछ चमका? देखो ये दिया है दोनों किसने? डी ब्रोगाई ने। और ये वाला उसने इससे प्रूव कर लिया कि हाँ MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, मतलब एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है? NH अपॉन 2 पाई। सोच रहे हो किस लेवल तक के बंदे होंगे ये सब? क्लियर? पक्का? रिकॉर्डिंग चालू थी ना? हाँ चालू थी, आता कभी कभी। चलो देखो, ये क्या आपको याद करना है? नहीं, आपको ध्यान में रखना है कि हाँ भाई, कि ब्रो बोहर की गलतियां किसने सिमेटी थी? दो लोगों ने, हाइजेनबर्ग ने समेटी थी और किसने समेटी थी? डी ब्रोगाई ने। समझे? क्लियर कट? बहुत बढ़िया। अभी नहीं, मतलब वहां पे कोई आदमी खड़ा, उसको कट नहीं बोल रहा था, मैं आपको बोल रहा था। क्लियर कट? समझ गया ना? ऐसा। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, अच्छे से कर लीजिए। आने वाले लेक्चर में हम लेके आएंगे क्वांटम नंबर्स। क्या लेके आएंगे? क्वांटम नंबर्स। थोड़ा उसमें जाएंगे, घुसेंगे एकदम अंदर तक। क्वांटम नंबर सोच रहा हूं पहले मैं वो करवा लूं, सारे वो प्रिंसिपल जो है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऑफ-बाउअर रूल, वो सब करवा लूं, हुंस रूल, ये सब। ठीक है भैया, जो भी होगा देखा जाएगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और थैंक यू सो मच।